हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं थर्ड पेपर का पांचवा यूनिट का नाम है औपनिवेशिक काल में शिक्षा का इतिहास के बारे में हम जानकारी लेंगे। यूनिट आपका 15 नंबर का है और 15 नंबर हासिल कर सकने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है भारतीय शिक्षा आयोग 1882-83 हंटर कमीशन के बारे में हम जानकारी लेंगे कुछ। और यहाँ पर देखिए आयोग की नियुक्ति का कारण क्या था। 1854 के घोषणा पत्र के अनुसार आशाजनक प्रगति न हुई और प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया गया। माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति अवश्य हुई थोड़ी बहुत। इसी बीच 1857 की क्रांति के स्वरूप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर दी गई तथा भारत की राजसत्ता ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले ली। भारत की राजसत्ता किसके हाथ में चली गई? ब्रिटिश सरकार के हाथ में भारत की राजसत्ता चली गई। और 1882 में लॉर्ड रिपन भारत का वाइसराय नियुक्त होकर के भारत आया और सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, जिसे हंटर कमीशन भी कहा जाता है। तो हंटर कमीशन की परिभाषा में आपको पूछा जाता है तो आप आराम से अब आंसर दे पाओगे। अब हम बात करते हैं आयोग के मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। पहला बिंदु क्या है इसमें देखिए, भारत में प्राथमिक शिक्षा की दशा देखना तथा उसके विकास में सहयोग देना पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य उच्च व माध्यमिक शिक्षा के प्रोत्साहन, इनके प्रोत्साहन से प्राथमिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है उस बारे में जानना। और यहाँ पर तीसरा उद्देश्य क्या था? माध्यमिक शिक्षा का प्रसार किन साधनों से किया जाए उसका उद्देश्य यहाँ पर था। चौथा उद्देश्य सहायता अनुदान प्रणाली के संबंध में सरकार की नीति क्या होनी चाहिए, ये सब बिंदु ध्यान रखना है। और पांचवा उद्देश्य था भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तिगत प्रायामों के प्रति सरकार की नीति क्या हो इस बारे में जानना। तो ये इस बारे में तैयार करना, ये कुछ उद्देश्य इसके थे। और अब हम बात करते हैं इसके बाद में हंटर आयोग की सिफारिशों के बारे में। सिफारिशें और सुझावों में सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा को लेकर की। प्राथमिक शिक्षा में आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार किया जाए। इसका प्रसार पिछड़ी जातियों आदिवासियों में विशेष रूप से किया जाए। इसका प्रशासन तथा संचालन भार जिला परिषदों और नगर पालिकाओं को दे दिया जाए। इसमें जीवन उपयोगी विषयों जैसे गणित कृषि आदि को स्थान दिया जाए। तो प्राथमिक शिक्षा के बारे में हंटर आयोग की सिफारिशें या सुझाव के बारे में प्रश्न आता है तो ये कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में। माध्यमिक शिक्षा में बिंदु देखिए, पहला बिंदु है इसके लिए सहायता अनुदान प्रणाली का प्रयोग किया जाए। दूसरा बिंदु क्या था इसमें सुझाव? हर जिले में एक विद्यालय का निर्माण किया जाए और उसके संचालन का भार वहाँ के निवासियों को दे दिया जाए। तीसरा सुझाव क्या था? माध्यमिक स्तर पर दो प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए, ए और बी कोर्स के अंतर्गत। और माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाए और इस शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो पर छात्रों को अंग्रेजी का कुछ ज्ञान अवश्य दिया जाए। तो इस तरह से माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत सुझाव को ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा में सुझावों को लेकर की। तो उच्च शिक्षा में सुझाव देखिए, कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति करते समय यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों को प्राथमिकता दी जाए। कॉलेज के शिक्षकों की संख्या, व्यय, फर्नीचर, पुस्तकालय और भवन निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रख करके सहायता अनुदान दिया जाए। कॉलेजों के पाठ्यक्रमों को छात्रों की रुचि के अनुसार विस्तृत करके उन्हें चयन करने का अवसर भी दिया जाए। तो इस तरह से उच्च शिक्षा के बारे में बिंदु ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं सहायता अनुदान प्रणाली के बारे में क्या सुझाव थे। तो प्राथमिक स्कूलों के लिए परीक्षा फल के अनुसार वेतन प्रणाली का प्रयोग किया जाए। सहायता अनुदान देते समय विद्यालयों की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। विद्यालयों को पुस्तकालय, शिक्षण सामग्री, फर्नीचर आदि के लिए विशेष सहायता अनुदान दिया जाए। तो इस तरह से मिलते जुलते टॉपिक्स हैं जिनको आप आसानी से समझ पाएंगे। एक दो बिंदु याद रखना और फिर एक दूसरे का अगर मान लो नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड ही आप इसमें लिख देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं, पांचवा बिंदु आता है धार्मिक शिक्षा के बारे में। धार्मिक शिक्षा के बारे में क्या सुझाव थे देखिए, सरकारी स्कूलों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। गैर सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है परंतु सरकार द्वारा उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। और छठा बिंदु क्या था इसमें? मुसलमानों की शिक्षा को लेकर के है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या सुझाव दिए गए? प्राचीन ढंग से शिक्षा देने वाले मुस्लिम स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाए। जिन प्राथमिक स्कूलों में मुसलमानों की संख्या अधिक उनमें फारसी की शिक्षा दी जाए। मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार के लिए छात्रवृत्तियां दी जाए। मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में उचित अनुपात में रखा जाए। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है मुसलमानों की शिक्षा के लिए हंटर आयोग के सुझावों के बारे में। अब हम बात करते हैं स्त्री शिक्षा को लेकर क्या सुझाव थे। स्त्री शिक्षा के सुझाव में देखिए, पहला बिंदु बालिकाओं के विद्यालयों को अधिक सहायता अनुदान दिया जाए। बालिकाओं में शिक्षा का प्रसार करने के लिए छात्रवृत्तियां और निःशुल्क शिक्षा देने की योजनाएं बनाई जाएं। पर्दे में रहने वाली बालिकाओं के लिए अध्यापिकाओं को नियुक्त करें और जो उनके घरों में जाकर के शिक्षा देंगे। बालिकाओं के विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षिकाओं को नियुक्ति दी जाए। तो इस तरह से स्त्री शिक्षा के प्रति कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है।
अब बात कर लेते हैं आयोग के मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन में देखिए, मूल्यांकन का प्रश्न आता है तो आपको ध्यान रखना है कुछ बिंदु। इसमें देखिए, कमीशन का भारतीय शिक्षा के इतिहास में अद्वितीय स्थान है। कमीशन की जांच के परिणाम स्वरूप भारत में महान शैक्षिक जागृति हुई तथा एक निश्चित नीति का सूत्रपात हुआ। देश में प्राथमिक विद्यालयों का जाल सही बिछ गया और अंग्रेजी स्कूलों कॉलेजों का आश्चर्यजनक विस्तार हुआ। आयोग की सिफारिशों में निम्न दोष थे। दोषों के बारे में अगर प्रश्न आता है तो पहला दोष ध्यान रखना है, आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का अभाव था। जनसाधारण की मांग की पूर्ति नहीं हो सकी थी। समाज को इस शिक्षा प्रणाली ने दो स्पष्ट वर्गों में बांट दिया, शिक्षित अशिक्षित, इस तरह से ध्यान रखना है। और पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल था, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है आयोग के मूल्यांकन में। और अगर दोष का प्रश्न आता है तो दोष लिखना है, और अगर सिफारिशें पूछी जाती है तो वो सब आप लिख देना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं आधुनिक शिक्षा के प्रसार में भारतीयों के योगदान के बारे में। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें देखिए, बड़ौदा नरेश का प्रथम प्रयास मार्च 1892 में महाराज सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा नरेश ने एक राजाज्ञा द्वारा घोषित किया कि अमरेली नगर के एक तालुका के 9 ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। 7 से 12 वर्ष तक के सब बालकों और 7 से 10 वर्ष तक की आयु की सब बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। नवंबर 1893 में अनिवार्य शिक्षा का यह कार्य प्रारंभ किया गया। इसमें आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई कि उपरोक्त तालुका के 52 ग्रामों में शिक्षा अनिवार्य कर दी गई और 1906 में एक अधिनियम बनाकर के राज्य के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। तो ये पहला प्रयास रहा बड़ौदा नरेश का। और इसके बाद में गोपाल कृष्ण गोखले का प्रस्ताव रहा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय धारा सभा सदस्य के रूप में 19 मार्च 1910 को गोखले ने यह प्रस्ताव रखा कि यह सभा सिफारिशें करती है कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाए और इस संबंध में निश्चित प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग शीघ्र ही नियुक्त किया जाए। तो इस तरह से ध्यान रखना है। और इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का मुख्य कारण यह भी था कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की दयनीय दशा देखकर गोखले का हृदय द्रवित हो गया। उनका विश्वास था कि यह बात स्पष्ट है, एक अशिक्षित तथा अज्ञान जाति कदापि वास्तविक उन्नति नहीं कर सकती है और जीवन की दौड़ में अवश्य पीछे रह जाएगी। तो ये उनका मत था। और यहाँ पर हम बात करते हैं, उस समय देश में केवल 6% साक्षरता थी और प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने योग्य बालकों में से केवल 23.8% बालक और 2.7% बालिकाएं उस शिक्षा से लाभ उठा रहे थे। तो ये कुछ आंकड़े भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं गोखले ने क्या क्या सुझाव उसमें दिए थे प्रस्ताव में, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो जिन क्षेत्रों में 33% बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनमें 6 से 10 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा करवा दी जाए। प्राथमिक शिक्षा का जो खर्चा है, जो व्यय है, स्थानीय संस्थाएं और सरकार मिलकर के देंगी। और वो कैसे देंगी? 1:2 के अनुपात में। जैसे एक जो 3 हिस्से होंगे उसके, और 2 हिस्सों का पैसा तो सरकार देगी और एक हिस्सा जो प्राथमिक संस्थाएं हैं वो भुगत देंगी। तो इस तरह से जो इनका रेशियो था वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में तीसरा बिंदु देखिए, प्राथमिक शिक्षा की देखभाल के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। बजट में प्रतिवर्ष शिक्षा की प्रगति का स्पष्ट वर्णन किया जाएगा। केंद्र में प्राथमिक शिक्षा के लिए एक पृथक विभाग स्थापित किया जाएगा जो कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए एक योजना बनाएगा। तो इस तरह से कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने हैं उनके प्रस्ताव से रिलेटेड। अब ये तो बात रही प्रस्ताव प्रस्तुत करने की, और अब हम बात करते हैं कि सरकार का इसके ऊपर क्या रिएक्शन था। तो देखिए, सरकार द्वारा प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन मिला और सरकार ने 1910 में केंद्र के अधीन एक शिक्षा विभाग स्थापित कर दिया। मंत्री की नियुक्ति कर दी, परंतु प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो गोखले का जो विधेयक है वो प्राथमिक शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता देख करके गोखले ने 19 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा में अपना विधेयक रखा। इस विधेयक का उद्देश्य देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्य के सिद्धांत की क्रमशः लागू करना था। तो इस तरह से अनिवार्य सिद्धांत को लागू करने के लिए उन्होंने अपना विधेयक रखा। और विधेयक रखने के बाद में विधेयक के प्रमुख तथ्य क्या ध्यान में है वो आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, पहला तथ्य क्या है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उन्हीं स्थानों पर लागू की जाए जहां पर एक निश्चित संख्या में बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे हों। गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वह यह प्रतिशत निश्चित कर सके। दूसरा बिंदु है, सरकार की स्वीकृति के पश्चात ही संस्थाएं उक्त नियम को लागू कर सकती हैं, स्वेच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती। वो सरकार जब नियम डालेगी तभी उनको पालन करना होगा उसी नियम का। और तीसरा बिंदु क्या है, स्थानीय संस्थाओं को यह अधिकार रहेगा कि इस नियम को जब चाहे वह पूरे क्षेत्र में लागू करें अथवा किसी एक भाग में भी लागू कर सकती है। तो ये संस्थाओं को अधिकार प्राप्त रहेगा। इसके बाद में अगला बिंदु देखिए, पर यह अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का नियम लागू होगा वहाँ 6 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। नियम का उल्लंघन करने वाले अभिभावकों को दंड दिया जाएगा।
बालिकाओं के लिए भी धीरे धीरे प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाएगी। स्थानीय संस्थाएं यदि उचित समझती है तो वह शिक्षा संबंधी कर भी लगा सकती हैं। यदि अभिभावक की मासिक आय 100 रुपये से कम हो तो उस बालक से फीस नहीं ली जाएगी। तो 100 रुपये से कम अगर फैमिली की इनकम है मंथली, तो फिर उसकी फीस नहीं ली जाएगी। तो ये कुछ बातें आपको इसके अंतर्गत इस प्रस्ताव में ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं विधेयक को जनरल संग्रह के लिए स्थानीय सरकारों, विश्वविद्यालयों एवं कुछ व्यक्तिगत संस्थाओं के पास भेजा गया। 17 मार्च 1912 को धारासभा में विधेयक पर वाद विवाद प्रारंभ हुआ। 2 दिन तक यह वाद विवाद चला और 19 मार्च 1912 को उसके पक्ष में 13 वोट थे और विपक्ष में 38 वोट मिले और यह बिल पास न हो सका। इस प्रकार से गोखले प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की चेष्टा में असफल रहे। तो गोखले के बारे में अगर प्रश्न आता है तो आपको ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखने हैं। काफ़ी बड़ा टॉपिक इसका था, तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है सारा कुछ। और अब हम इसके बाद में बात करते हैं मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के बारे में 1918। इसमें आपको ध्यान रखना है कि गोखले के कार्य से प्रेरणा लेकर के भारत के एक अन्य महान नेता विट्ठल भाई पटेल ने मुंबई में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य प्रांत में नगर पालिका क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना था। इस अधिनियम ने प्राथमिक शिक्षा के इतिहास में एक नवीन अध्याय प्रारंभ कर दिया। इस उदाहरण का भारत के अन्य प्रांतों में भी अनुसरण किया गया और प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। तो इस तरह से इनका योगदान ध्यान रखना है। और इसके बाद में हम बात करते हैं शारदा सदन के बारे में। शारदा सदन में बिंदु आपको ध्यान रखना है, पंडित रमाबाई सरस्वती का ध्यान रखना है। इनका महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है। शारदा सदन की जो स्थापना है वो 11 मार्च 1889 में चौपाटी मुंबई में हुई। उन्होंने विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए शारदा सदन खोला, जो उनका घर भी था और विद्यालय भी। रमाबाई ने इसे एक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के केंद्र के रूप में खोला था। शारदा सदन की महिलाओं को आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, कढ़ाई, बढ़ई का काम, मिट्टी के बर्तन आदि बनाना, बागवानी करना, टोकरी बनाना जैसे काम सिखाए जाते थे। महाराष्ट्र में विधवाओं के लिए यह पहला घर था। इसके अलावा भारत में एकमात्र ऐसा स्थान बंगाल में था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं बॉम्बे में अनेक बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों ने रमाबाई की भावना, संगठन और क्षमता और राष्ट्र प्रेम की सराहना की और शारदा सदन को सहयोग भी दिया। इसके बाद में 1890 में इसे पुणे में स्थानांतरित किया गया। इसके पीछे कुछ आर्थिक कारण थे। बॉम्बे में खर्च अधिक था। दूसरा, रमाबाई चाहती थी कि इसे पुणे के रूढ़िवादी लोगों के बीच में ले जाया जाना चाहिए ताकि वहाँ की महिलाओं तक पहुँच बनाई जा सके। इसके बाद में देखिए आगे रमाबाई के कार्यों का भारी विरोध भी हुआ और उन्होंने वर्ष 1883 में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। एक और तो मिशनरी उनके कामों का विरोध करते थे क्योंकि वे धर्मनिरपेक्षता का पक्ष लेती थी, जबकि दूसरी ओर रूढ़िवादी हिंदू नहीं चाहते थे कि कोई विधर्मी महिला उनकी बेटियों को शिक्षा दे, क्योंकि उन्होंने धर्म चेंज कर लिया था और ईसाई धर्म अपना लिया था। तो इस तरह से शारदा सदन के बारे में और रमाबाई के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। और आगे हम बात करते हैं सावित्रीबाई फुले, प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका के बारे में। जन्म हुआ 3 जनवरी 1831 को। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय महिलाओं के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सावित्रीबाई भारतीय व्यक्ति द्वारा संचालित प्रथम महिला विद्यालय की प्रथम शिक्षिका थी और उन्हें आधुनिक मराठी काव्य की विदुषी भी समझा जाता है। ज्योतिबा के सहयोग से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। वे एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में दाखिल हुई तथा विशेष योग्यता के साथ में उत्तीर्ण हुई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में 1848 में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के बालिका विद्यालय स्थापित किया। रूढ़िवादियों को यह नागवार गुजरा और उन्होंने हर मुमकिन तरीके से विरोध किया। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का इस तरह से बाहर निकल करके सफल होना अपने आप में अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य था। सुबह स्कूल जाना सावित्रीबाई के लिए एक कठिन परीक्षा बन गई थी। रूढ़िवादी समाज ने इस साहसिक कार्य के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया था। महिला शिक्षकों को क्रोध की नज़रों से देखा जाता था। सभी विरोधों के बावजूद सावित्रीबाई ने लड़कियों को पढ़ाना जारी रखा। वह विद्यालय जाते समय अपने साथ थैले में एक और साड़ी एक्स्ट्रा लेकर के जाती थी। दूसरी साड़ी वह विद्यालय में जाकर के पहनती थी, क्योंकि जो साड़ी पहन करके घर से निकली थी वह विरोधियों द्वारा कीचड़ आदि फेंके जाने से मैली हो जाती थी। घर लौटते समय उसी गंदी साड़ी को पहन करके घर जाती थी। यह कठिन परीक्षा लंबे समय तक चलती रही, तब तक कि सावित्रीबाई ने एक व्यक्ति को थप्पड़ ना मार दिया जो उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा था। यह थप्पड़ उनकी कठिन परीक्षा का अंत था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है सावित्रीबाई के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं देशज विद्यालय के बारे में। इसमें देखिए देशज विद्यालय में आमतौर पर पढ़ना लिखना और अंकगणित सिखाया जाता था, परंतु इसका मूल रूप धार्मिक तथा वाणिज्यिक था। देशज शिक्षा की खासियत स्थानीय परिवेश में उसकी अनुकूलता, जीवंतता और समुदाय आधारित थी। देशज शिक्षा व्यवस्था ऐसी ठोस व्यवस्था थी कि विविध आर्थिक परिस्थितियों और राजनीतिक व्यवस्थाओं तथा परिवर्तन में भी विकसित थी। उसमें केवल एक ही कमी थी, बालिकाओं तथा दलितों का अभाव था। देशज शिक्षा संस्थान बिना राजनीतिक सहयोग से बने, जो स्थानीय लोगों की पहल तथा मदद से चलाए जाते थे।
वे स्थानीय समुदाय के प्रति उत्तरदायी थे। आज भी कई समुदाय आधारित उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थान। इस तरह से देशज विद्यालय के बारे में कुछ जानकारी रखनी है। और अब हम बात करते हैं प्राच्य शिक्षावादी नीति के बारे में। प्राच्य शिक्षावादी नीति के बारे में देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षण में भारत में विभिन्न भागों को जीतना और उन पर शासन करना आरंभ किया, तो परिस्थिति बिल्कुल बदल गई। कंपनी को भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उच्च जाति के भारतीयों की सहायता की आवश्यकता थी। ये उच्च जाति के लोग ईसाई पादरियों की गतिविधियों को मित्रता की दृष्टि से नहीं देखते थे। इसी कारण कंपनी के लोग ब्रिटिश शासकों के एक वर्ग के निरंतर दबाव के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। राजनीतिक आर्थिक दबाव ने उन्हें मजबूर किया कि वे भारतीयों द्वारा समर्पित शिक्षा नीति को अपनाएं। सन 1781 में कलकत्ता मदरसा प्रारंभ किया गया, जिससे प्रभावशाली हिंदू और मुस्लिम नेताओं को संतुष्ट किया जा सके, उनमें समन्वय स्थापित किया जा सके। इसके पश्चात ही सन 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इन दोनों कॉलेजों के अधिकांश छात्र हिंदू और धर्म के मानने वाले उच्च वर्ग के लोगों में से होते थे। इन्हें कंपनी के उच्च पदों पर नियुक्त करके उनका समर्थन प्राप्त किया जाता था। कंपनी ने शिक्षा पर व्यय करने के लिए केवल 1 लाख रुपए की मामूली सी राशि निश्चित की। इस राशि को व्यय करने का आरंभ भी सन 1823 में हुआ, जब एक सामान्य कमेटी इस काम के लिए बनाई गई ताकि वह चार्टर एक्ट के शैक्षिक नियम को लागू करे। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी शैक्षिक नीति के इस पक्ष को प्राच्य शिक्षावादी नीति कहा। तो इस तरह से बिंदु आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं पाश्चात्य शिक्षावादी नीति के बारे में। इसमें देखिए, अंग्रेजों ने अपनी स्थिति मजबूत करके अपने व्यापारिक उद्देश्यों को औद्योगिक उद्देश्यों में बदल दिया था, क्योंकि उन्हें अपने उत्पादन के लिए भारत एक बड़ी मंडी के रूप में दिखाई देने लगा। शिक्षा संपन्न वर्ग को पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगने लगे, ताकि वे लोग अपने प्रभाव से भारत के जनसाधारण को यह बात के लिए तैयार कर सकें कि यूरोप की फैक्ट्रियों और कारखानों में तैयार माल को भारत में खपाएं और यहाँ के कच्चे माल को ब्रिटेन के कारखानों में भेजें। उनको ज़्यादा मुनाफा होगा। इस तरह से उनको लालच दिया। और शिक्षा के साहित्य में इस विचारधारा को अधोमुखी निस्यंदन नीति कहा गया। अधोमुखी निस्यंदन नीति के बारे में आपको ध्यान रखना है। कंपनी ने निश्चय किया कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए धन व्यय किया जाए, और सन 1837 में अंग्रेजी सरकारी भाषा बन गई। शीघ्र ही अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ने लगी, क्योंकि 1844 में देसी लोगों के लिए कंपनी में छोटे पदों पर नौकरियों के दरवाजे खोल दिए गए थे। इस शिक्षा नीति से देसी वर्ग अंग्रेजी शिक्षा संस्थानों की ओर आकर्षित हुआ। तो इस तरह से कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रख। अब हम आगे बात करते हैं अंग्रेजी शासन काल में शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय नेताओं एवं शिक्षा विचारकों के विचारों, अंग्रेजी की शिक्षा नीति तथा पद्धति भारत के लिए सर्वथा अनुपयुक्त, अहितकर व राष्ट्र विरोधों की थी। इनके विपरीत भारत के अंग्रेज शासकों के कथनानुसार अंग्रेजी शिक्षा तथा शिक्षा पद्धति भारत के श्रेष्ठ वरदान यहाँ पर रही है। तो इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हम इसके लाभ जान लेते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के क्या लाभ हुए, फिर हम इसकी हानियों की बात करेंगे। पहला बिंदु देखिए, पाश्चात्य ज्ञान एवं अज्ञान के संपर्क बने। भारत समय गुजरने पर अपनी प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता को भूलता जा रहा था। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को अपना करके पाश्चात्य साहित्य व विज्ञानों से भारतवासियों ने परिचय प्राप्त किया और उन्नति के पथ पर अग्रसर हुआ। दूसरा लाभ क्या था, इसके बाद में देखिए, भारतीय समाज का आधुनिकीकरण हुआ। अंग्रेजी शासन की स्थापना के समय भारतीय समाज की दशा बहुत ही शोचनीय थी। यहाँ पर सती प्रथा, शिशु हत्या, बाल विवाह, अस्पृश्यता आदि हानिकारक जो हानिप्रद कुरीतियाँ प्रचलित थी। अंग्रेजी शिक्षा से इनको नया रूप मिला है और इनका नाश हुआ, इस तरह से आप कह सकते हैं। और इसके बाद में तीसरा बिंदु देखिए, साहित्यिक व सांस्कृतिक जागृति हुई, प्रांतीय भाषाओं का विकास हुआ। और चौथा लाभ क्या था, यहाँ पर देखिए, वैज्ञानिक पद्धति। अंग्रेजी के द्वारा भारत में वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाने लगी। 1897 में जगदीश चंद्र बोस ने भौतिक विषयक अपनी खोजों से यूरोप के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया। फलतः भारतीयों में आत्मविश्वास जागृत हुआ कि वैज्ञानिक क्षेत्र में भी प्रगति कर सकते हैं। पांचवा लाभ देखिए, ललित भारतीय कलाओं के लिए भारत सरकार ने मुंबई, मद्रास, कोलकाता और लाहौर में कला विद्यालय स्थापित करके भारतीय कलाओं को पुनर्जीवित किया। छठा लाभ है शिक्षा प्रसार के नवीन साधन। अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मुद्रालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, रेडियो, चलचित्रों आदि को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसके बाद में सातवां लाभ देखिए, भारतीय पुनर्जागरण। अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारतीयों के विचारों तथा दृष्टिकोणों में आमूल परिवर्तन आया है। परिणाम स्वरूप भारत में उसी प्रकार की मानसिक प्रगति हुई जैसे कि यूरोप में 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में पुनर्जागरण के समय हुई थी। ये कुछ बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत में शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा से क्या लाभ हुए। अब हम बात करते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षण पद्धति से क्या क्या हानियां रही। तो पहला बिंदु देखिए, अंग्रेजों द्वारा चलाई गई शिक्षा पद्धति भारतीय नहीं है और इसने
विभाजित भारत को और विभाजित कर दिया, जहाँ पर बहुत सी जाति प्रथा है वहाँ एक और जाति को जन्म दे दिया, अंग्रेजी पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले, इस तरह से। और दूसरा नुकसान क्या हुआ यहाँ पर, ग्राम प्रधान देश के लिए हानिकारक शिक्षा प्रणाली। नागरिक विचारों और उनके अनुसार बने पाठ्यक्रम के द्वारा ग्रामीण सभ्यता नष्ट हो गई। शिक्षित ग्रामीण बालक गाँव में नहीं रहना चाहता और ना ही गाँव में सुधार लाने का प्रयत्न करता है, ज़्यादा पढ़ लिखने के बाद में गाँव को छोड़ देता है। तो इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है कि ये नुकसान हुआ। और तीसरा नुकसान क्या हुआ, अंग्रेजी केंद्रीय पाठ्यक्रम यहाँ पर आया। अंग्रेजी पाठ्यक्रम ने हमारे बच्चों के मस्तिष्क को निष्क्रिय बना दिया है और इतना बोझ डाला है कि वे रटने के अतिरिक्त और कोई अनुसंधान कार्य करने के योग्य नहीं रहे हैं। तो ये नुकसान रहा। और चौथा नुकसान क्या रहा कि पुस्तकों पर आधारित शिक्षा प्रणाली व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकती। सिर्फ हम पुस्तकें पढ़ करके ही बात करेंगे, प्रैक्टिकल अगर नहीं करेंगे, हमारे जो जीवन में काम आने वाली शिक्षा का हम उपयोग नहीं करेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है शिक्षा प्रणाली। और पांचवा बिंदु, शिक्षा प्रणाली में नागरिकता का अभाव व शारीरिक विकास के प्रशिक्षण का अभाव है, जिससे उनमें नागरिकता के गुण उत्पन्न करने में सफलता नहीं मिली। छठा बिंदु देखिए, प्रत्येक कक्षा के सभी बच्चे उत्तीर्ण नहीं हो पाते, इससे प्रतिवर्ष सामाजिक धन का भारी अपव्यय होता है। सातवां बिंदु देखिए, शिक्षा प्रणाली क्लर्क बनाना। प्रचलित शिक्षा का आधार पुस्तकें हैं और इससे शिक्षित लोग क्लर्क बन जाते हैं और विद्यार्थियों को सही मायने में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और आठवां यहाँ पर दोष क्या रहा, ध्येय रहित शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली का कोई उद्देश्य, योजना अथवा ध्येय नहीं है। नौवां बिंदु क्या है, महंगी शिक्षा। परंपरागत शिक्षा प्रणाली महंगी है, शिक्षा आत्मनिर्भर नहीं, अतः लाखों लोगों को शिक्षा देने का कार्य बहुत महंगा पड़ता है। इस तरह से ये हानियां आपको ध्यान रखनी है। और अब हम बात करते हैं आंगनवादी विचारधारा के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देखिए। आंगनवादी विचारधारा में आपको ध्यान रखना है कि भारत में कुछ लोग ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। यह वर्ग पाश्चात्य सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ मानता था। इस तरह की विचारधारा के लोग भारतीय ग्रंथों तथा भाषा की जगह पर अंग्रेजी, पाश्चात्य धर्म या साहित्य की शिक्षा में विश्वास रखते थे। उन्हें आंगनवादी कहते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है इस यूनिट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आई होप आपके सारे डाउट्स ठीक तरीके से दूर हुए हैं और आपने सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पॉइंट आउट कर लिया है। अब बात आती है इसके छठे यूनिट को लेकर के। तो आप सीरीज में जब देखेंगे तो 5 ही यूनिटों में नंबर काउंट करे गए हैं और उन्हीं में नंबर पूरे हो जाते हैं। छठे यूनिट में कोई भी नंबर नहीं डाले गए हैं तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। और मेन बात अगर उसको डिस्कस करने की आती है तो उसमें जो ज़्यादातर टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो परीक्षा में भी वहाँ से प्रश्न आए हुए हैं, पर वो जो टॉपिक्स हैं दोस्तों हम ऑलरेडी इन 5 यूनिट्स में डिस्कस कर चुके हैं और आपको इन्हीं को याद कर लेना है। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई समस्या रहती है तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। और इन 5 यूनिट को कवर करने के बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप छठा यूनिट भी कवर कर लीजिएगा। उसमें भी कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, बट ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हमने ऑलरेडी इन 5 यूनिट्स में कवर कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।